तो दोस्तों, आपने वो कहावत तो सुनी ही होगी कि यदि आपके पड़ोस में कुछ प्रॉब्लम चल रही है तो उस प्रॉब्लम का इफ़ेक्ट आप पर भी होता है। और सोचने वाली बात यह है कि अगर एक घर में प्रॉब्लम हो उसका इफ़ेक्ट दूसरे घर पर होता है, और यदि पूरी एक कंट्री में ही प्रॉब्लम चल रही हो तो उसका इफ़ेक्ट दूसरी कंट्री पर क्या होगा। आज इन्हीं सभी बातों को हम डिस्कस करते हुए बात करेंगे कि हमारे पड़ोसी देश म्यांमार में जो तख्ता पलट हुआ है उसका हमारे देश पर और साथ ही दुनिया पर क्या इफ़ेक्ट पड़ा है। लेकिन इस सब को समझने से पहले सबसे पहले हम यह समझेंगे कि म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर किस तरीके का है और साथ ही वहाँ पे कौन कौन सी पार्टियाँ हैं और ऐसा क्या कारण आ गया जिस वजह से वहाँ की मिलिट्री ने सरकार का तख्ता पलट कर दिया और सारा एडमिनिस्ट्रेशन अपने कंट्रोल में ले लिया। तो दोस्तों, मैं हूँ कमल और आप देख रहे हैं नॉलेजेबल हब, और इन्हीं सब चीज़ों को जानने के लिए हमारे साथ वीडियो में बने रहिए। अब वीडियो को शुरू करते हैं। तो दोस्तों, इससे पहले कि हम म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशनल स्ट्रक्चर को जानें, सबसे पहले हमें यह जानने की ज़रूरत है कि म्यांमार किन देशों के साथ अपनी सीमा को साझा करता है। अगर हम बात करें म्यांमार के पड़ोसी देशों की, तो म्यांमार की सीमा एक तरफ तो चाइना से लगती है तो दूसरी तरफ लाओस, थाईलैंड और हिंदुस्तान से। तो दोस्तों, म्यांमार को पहले बर्मा के नाम से जाना जाता था। म्यांमार की आज़ादी सन 1948 में ब्रिटेन से हुई थी। अगर बात करें म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन की, तो म्यांमार का कॉन्स्टिट्यूशन अब तक 3 बार ही बदला जा चुका है। और अगर बात करें लेटेस्ट कॉन्स्टिट्यूशन की, तो सन 2008 में म्यांमार के अंदर एक रेफरेंडम हुआ था। रेफरेंडम का मतलब होता है जहां पर देश में रहने वाले लोगों से यस या नो में क्वेश्चन पूछा जाता है। और इस रेफरेंडम के अनुसार एक बारी फिर से सन 2008 में म्यांमार के कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दिया गया और अब भी यही कॉन्स्टिट्यूशन म्यांमार में लागू है। और इसी कॉन्स्टिट्यूशन का आर्टिकल 417 वहां की मिलिट्री को पावर देता है कि वह किसी भी टाइम पर देश में इमरजेंसी को लागू कर सकते हैं और देश का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन अपने हाथ में ले सकते हैं। और अगर बात करें म्यांमार के पार्लियामेंट्री सिस्टम के बारे में, तो वहाँ पर भी 2 हाउस होते हैं, एक अपर हाउस एक लोअर हाउस, और इन दोनों ही हाउस में 25% लेजिस्लेचर अपॉइंट किए जाते हैं म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा, और बाकी 75% लोगों को इलेक्ट करा जाता है वहाँ की पब्लिक के द्वारा, जिसके लिए वहाँ पर इलेक्शन भी कराए जाते हैं। तो दोस्तों, म्यांमार की लेजिस्लेचर को असेंबली ऑफ यूनियन कहा जाता है, और इस असेंबली ऑफ यूनियन के 2 हाउस होते हैं। पहला होता है हाउस ऑफ नेशनलिस्ट, इसे हम अपर हाउस के नाम से भी जानते हैं, और इस हाउस के अंदर 224 सीट होती हैं, जिनमें से 25% अपॉइंट की जाती है वहां की मिलिट्री के थ्रू, और रिमेनिंग 168 सीटों को अपॉइंट किया जाता है वहां की पब्लिक के द्वारा। और दूसरा हाउस होता है हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव, इसको लोअर हाउस भी कहते हैं। इस हाउस के अंदर भी 25% लेजिस्लेटर को अपॉइंट किया जाता है वहाँ की मिलिट्री के द्वारा, और रिवेन्यू लेजिस्लेचर को अपॉइंट किया जाता है वहाँ पर इलेक्शन के द्वारा। यह तो हुआ म्यांमार का लेजिस्लेचर स्ट्रक्चर। अब दूसरे नंबर पर बात करते हैं म्यांमार की पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में। वैसे तो हमारे देश की तरह म्यांमार में भी बहुत सारी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, लेकिन उन सब में से 2 ही बड़ी और मेन पॉलिटिकल पार्टीज हैं, जिनमें से एक का नाम है नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी और दूसरी है यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी। नेशनल लीग फॉर डेवलपमेंट पार्टी आंग सान सू काई की पार्टी है। आंग सान सू काई को न केवल म्यांमार में जाना जाता है, बल्कि आज वह पूरी दुनिया ही उनको जानती है। आंग सान सू की को नोबेल शांति पुरस्कार भी मिल चुका है, और इस पार्टी की चेयरपर्सन भी आंग सान सू की ही है। दूसरी पार्टी यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी, इस पार्टी को म्यांमार की सेना द्वारा समर्थन प्राप्त है। कहा जाता है कि जब भी यह पार्टी इलेक्शन लड़ती है तो उन सारे इलेक्शन में पूर्ण रूप से सपोर्ट किया जाता है वहां की मिलिट्री के द्वारा। लेकिन इस तरह का कोई पुख्ता सबूत नहीं है कि क्या यह पार्टी वहां की मिलिट्री द्वारा ही रन की जाती है या फिर यह एक स्टैंड अलोन पार्टी है जिसका मिलिट्री से कुछ लेना देना नहीं है। अब बात करते हैं उस इवेंट की जिसके कारण म्यांमार की सेना ने अपने ही देश में तख्ता पलट कर दिया। ये सारी वारदात शुरू होती है उस दिन से जब म्यांमार में हुए इलेक्शन के रिजल्ट आते हैं। सन 2020 में जब म्यांमार में आम चुनाव करे गए
और उनका रिजल्ट आया। आंग सान सू की पार्टी नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी की जीत हुई और यह केवल एक जीत नहीं थी, बल्कि इस जीत के अंदर आंग सान सू की पार्टी ने 80% से ज़्यादा वोट हासिल किए थे। लेकिन जैसे ही वहां पर इलेक्शन का रिजल्ट आया तो यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी ने आंग सान सू की नेशनल लीग फॉर डेमोक्रेसी पार्टी पर एलिगेशंस लगाए कि उन्होंने इलेक्शन के अंदर गड़बड़ी करी है और 10 मिलियन से ज़्यादा वोट ऐसी हैं जो कि सस्पेक्ट हैं और इन्हीं सारी वोट की वजह से आंग सान सू की पार्टी को बहुमत प्राप्त हुई है। और यूनियन सॉलिडेरिटी एंड डेवलपमेंट पार्टी की इन सारी एलिगेशंस पर बिलीव करते हुए म्यांमार की मिलिट्री ने म्यांमार की सरकार का तख्ता पलट कर दिया और देश में स्टेट इमरजेंसी की घोषणा कर दी। म्यांमार की मिलिट्री ने कहा कि वह 1 साल तक देश के अंदर इमरजेंसी को लागू करके रखेंगे और उसके बाद में वह एक बार फिर से इलेक्शन कराएंगे ताकि देश के अंदर एक बार फिर से लोकतंत्र को बहाल किया जा सके। और जब यह पूरा मैटर इलेक्शन कमीशन ऑफ म्यांमार के पास में गया तो इलेक्शन कमीशन ऑफ म्यांमार ने यह सारे एलिगेशन को झूठा बताया और इलेक्शन कमीशन ऑफ म्यांमार ने यह कहा कि यह लोकतंत्र की तौहीन है। हमारे देश में चुनाव संविधान के अनुसार कराए गए हैं और हमारे देश की सरकार उस संविधान की अवहेलना करते हुए म्यांमार में तख्ता पलट करने के बाद में अपनी ही राजशाही चला रही है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में कभी नहीं होना चाहिए। अब बात करते हैं इस स्टेट इमरजेंसी के बारे में। म्यांमार की मिलिट्री के द्वारा जब स्टेट इमरजेंसी लगाई गई तो इस स्टेट इमरजेंसी के कुछ इफेक्ट भी सामने आए। सबसे पहले म्यांमार की मिलिट्री ने वहां पर टेलीकम्युनिकेशन सर्विस को बंद कर दिया और साथ ही उन्होंने इंटरनेट को भी ब्लॉक कर दिया और बहुत सारे लोगों के सोशल मीडिया अकाउंट्स को भी सस्पेंड कर दिया ताकि वह इस स्टेट इमरजेंसी के इफेक्ट को देश से बाहर ना पहुंचा सकें। और साथ ही बड़े बड़े जर्नलिस्ट को रिपोर्टिंग करने से रोक दिया ताकि वह इन सारे मुद्दों को इंटरनेशनल मंच पर ना ले जा सकें। अब बात करते हैं कि दुनिया के दूसरे देशों ने म्यांमार में हुए तख्ता पलट पर क्या टिप्पणी करी है। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका के राष्ट्रपति जो बिडेन के बारे में कि जो बिडेन ने इस तख्ता पलट पर क्या कहा। जो बिडेन ने म्यांमार की सरकार द्वारा किए गए तख्ता पलट की निंदा की है और साथ ही उन्होंने वहां की सेना को यह भी कहा है कि यदि उन्होंने वहां पर जल्द से जल्द लोकतंत्र को बहाल नहीं किया तो वह म्यांमार पर कड़े सैंक्शन लगाएंगे। और इसके साथ ही इंग्लैंड के प्राइम मिनिस्टर बोरिस जॉनसन ने भी इस तख्ता पलट की निंदा की है और उन्होंने यह कहा है कि म्यांमार की मिलिट्री को म्यांमार में जल्द से जल्द लोकतंत्र को वापस लाना चाहिए ताकि वहां सबके हितों की रक्षा हो सके। और इसके साथ ही यूरोप के बाकी देशों ने भी इस तख्ता पलट की निंदा करते हुए कहा है कि म्यांमार में लोकतंत्र की स्थापना एक बार फिर से की जानी चाहिए और यह ही म्यांमार के लिए अच्छा होगा। लेकिन इन सब में सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि अभी तक ना तो इंडिया ने ऑफिशियली म्यांमार के इस तख्ता पलट के बारे में कुछ बोला है और ना ही चाइना ने इस तख्ता पलट पर अपनी कोई टिप्पणी की है। अब बात करते हैं इंडिया के बारे में कि इंडिया में के क्या असर दिखाई दे रहे हैं। तो दोस्तों, जैसा कि मैं आपको बता ही चुका हूं कि ऑफिशियली इंडिया ने अभी तक इस म्यांमार के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, लेकिन म्यांमार में हुए इस तख्ता पलट के कुछ असर हमारे देश भारत पर भी दिखाई दे रहे हैं। चलो इन सारे असर को समझते हैं। जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है तब से ही दुनिया के सारे देश इंडिया की ओर देख रहे हैं कि इंडिया इस तख्ता पलट के बारे में क्या कर रहा है। लेकिन इंडिया ने अपनी चुप्पी को साधते हुए इस तख्ता पलट पर अभी तक कोई भी ऑफिशियल बयान नहीं दिया है। लेकिन जब से म्यांमार में ये तख्ता पलट हुआ है तो म्यांमार में रहने वाले लोग अपनी जान को बचाने के लिए इंडिया में लगातार आ रहे हैं। और अभी पिछले ही दिनों एक खबर आई थी, नागालैंड के एक गांव से 200 से ज़्यादा म्यांमार के लोगों को पकड़ा गया है जो कि इस तख्ता पलट से परेशान होकर अपने देश को छोड़कर भारत की ओर आए थे। लेकिन दोस्तों, सोचने वाली बात तो यह है कि 200 लोग तो वो हैं जिसको हमारे देश की मिलिट्री ने पहचान लिया। ना जाने कितने ऐसे लोग होंगे जो हमारे देश में अब तक आ चुके होंगे, लेकिन अभी तक हमारे देश ने भी इस तख्ता पलट पर कोई टिप्पणी नहीं देकर एक मास्टर स्ट्रोक ही चला है। क्योंकि यदि हमारे देश की सरकार इस तख्ता पलट के ऊपर कोई टिप्पणी करती है तो वह म्यांमार की मिलिट्री के अगेंस्ट होगी, जो कि हमारे देश के लिए सही नहीं।
और यदि हमारे देश की सरकार इस तख्ता पलट को सही कहती है तो यह लोकतंत्र के अगेंस्ट में होगा, जो भी हमारे देश के लिए सही नहीं है। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते ही होंगे कि हमारे उत्तर पूर्वी राज्यों में कितनी ज़्यादा अस्थिरता है। वहाँ पर आए दिन कोई न कोई भी मिलिटेंट ग्रुप कभी हमारे देश की सेना पर तो कभी आम लोगों पर कुछ न कुछ हमले करते ही रहता है। और हमारे देश की सेना भी म्यांमार देश की सेना के साथ में जॉइंट ऑपरेशन करती है इन लोगों को ख़त्म करने के लिए। तो अभी तक सरकार के द्वारा इस तख्ता पलट पर कोई टिप्पणी ना करना मास्टर स्ट्रोक ही रहा है। और वैसे भी इंडिया इस पर कोई ऑफिशियल बयान ना देकर अपनी मिलिट्री के थ्रू कुछ न कुछ तो कार्रवाई कर ही रहा होगा। और अब बात करते हैं इसी से जुड़ी कुछ ऐसी खबरों के बारे में जिसको सुनकर आपको बहुत ज़्यादा बुरा फील होगा। जब से म्यांमार में तख्ता पलट हुआ है, यानी कि 1 फरवरी सन 2021 से अब तक वहां पर 200 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है और ये सारे ही लोग वहां पर हुए हिंसा के अंदर मारे गए हैं। और अब तो म्यांमार की मिलिट्री और म्यांमार की पुलिस ने जनता के खिलाफ सख्ती अपनाते हुए उन पर गोली चलाना शुरू कर दिया है, जो कि एक लोकतांत्रिक देश में सही नहीं है, क्योंकि लोकतंत्र में आंदोलन करने का पूर्ण अधिकार है। और यदि म्यांमार के लोग अपने देश में हुए तख्ता पलट के खिलाफ कोई आंदोलन कर रहे हैं तो यह सही है, क्योंकि एक लोकतंत्र में सबको अपनी विचारधारा को प्रकट करने का पूर्ण अधिकार है। और इन्हीं सारी मुद्दों पर यूनाइटेड नेशन के चीफ ने निंदा प्रकट करते हुए कहा है कि दुनिया के सभी देशों को अब म्यांमार की स्थिति को समझना होगा और उसमें हस्तक्षेप करते हुए वहां पे लोकतंत्र को जल्द से जल्द बहाल करना होगा। यही म्यांमार के लिए और साथ ही पूरी दुनिया के लिए सही होगा। तो दोस्तों, आज का टॉपिक यहीं पर ख़त्म करते हैं और इन सारी बातों पर अपना ओपिनियन जरूर दें। आपके लिए कमेंट के दरवाजे हमेशा खुले हैं। और अगर आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। और अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें और देखते रहिए नॉलेजेबल हब।